Hello everyone. Let us solve this question that was asked in JEE Advanced 2020 paper 1. This question belongs to the topic isomerism and it is a single choice correct type of question. इस क्वेश्चन में हमें डी इरिथ्रोज का फिशर प्रोजेक्शन मेंशन किया हुआ है और हमें इस स्ट्रक्चर के पॉसिबल वेरिएशंस को कॉलम 1 में PQRS के फॉर्म में दिया गया है। हमें इस क्वेश्चन में डी इरिथ्रोज और ये जो गिवन स्ट्रक्चर्स है PQRS, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा इसे आइडेंटिफाई करना है। ये रिलेशनशिप हमें कॉलम 2 में मेंशन किए हुए हैं। ओके, तो ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि हमें डी इरिथ्रोज और इन चार गिवन ऑप्शंस PQRS में जो रिलेशनशिप होगा उसके मैचिंग पेयर को गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। So let us go ahead and solve this question. तो अब हमें ये सोचना है कि ये जो गिवन फिशर प्रोजेक्शन है डी इरिथ्रोज का और ये चार ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं PQRS, इनमें हम लोग रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना हम डी इरिथ्रोज में जो कायरल कार्बन्स है उसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर ले और ठीक यही काम हम लोग चारों ऑप्शंस में भी करें। ओके, सभी ऑप्शंस में कायरल कार्बन मौजूद है क्योंकि ये इसी स्ट्रक्चर का वेरिएशंस है। तो हम लोग हर एक ऑप्शन में भी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लेंगे उन कायरल कार्बन्स के अबाउट और फिर इन रिलेशनशिप को कंपेयर करके हम लोग ये बता सकते हैं कि डी इरिथ्रोज और इन चार ऑप्शन में क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिलेशनशिप्स जब हम लोग फाइंड आउट कर ले तो फिर कैसे उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इनैंशियोमर्स में या फिर डायस्टेरियोमर्स में या फिर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। लेट अस रिव्यू द कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हो तो उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। यहाँ पे हम ये डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं कि कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल दे बोथ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ओके, कायरल कार्बन का बस इतना सा मतलब है कि एक कार्बन के साथ चार ग्रुप्स अलग अलग जुड़े हुए हैं और कायरल मॉलिक्यूल का ये मतलब नहीं है कि जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो वो कायरल मॉलिक्यूल हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ स्टडी करते हैं। फिलहाल हम लोग कायरल कार्बन का ये डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि एक कार्बन जिसमें चार अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हो और फिर इस कायरल कार्बन के अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या रिलेशनशिप होगा, हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं अभी। तो अगर एक कार्बन के अबाउट चारों ग्रुप्स अलग अलग हो तो ऐसे दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकता है जिनमें वो ग्रुप्स इस कार्बन से अटैच्ड हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि P और Q ग्रुप जो है दोनों ही कार्बन में सॉलिड लाइन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर लेफ्ट वाले कार्बन पे देखें तो यहाँ पे डैश पे S जुड़ा हुआ है लेकिन राइट वाले में डैश पे R जुड़ा हुआ है। उसी तरह से लेफ्ट वाले में वेज पे R है और राइट वाले में वेज पे S है। ओके, तो इस तरह से अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट भी करना चाहे तो रोटेट करके या फिर मॉलिक्यूल को फ्लिप करके एक दूसरे में हम लोग इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इंटर कन्वर्शन करना ही है तो हमें इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि किसी भी एक गिवन कार्बन के अबाउट जो रिलेटिव पोजीशन है इन चारों ग्रुप्स का वो बिल्कुल फिक्स्ड है और आपस में बिल्कुल ही अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रिलेटिव पोजीशन को एक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं और उसको या तो R से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर S से रिप्रेजेंट करते हैं। इन R और S कॉन्फ़िगरेशन में क्या रिलेशन होता है, तो ये जो R और S कॉन्फ़िगरेशन है आपस में
मिरर इमेजेस एक दूसरे के होते हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप होता है। और बस अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग जो गिवन क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझते हैं अभी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि किसी भी दो गिवन स्ट्रक्चर्स में अगर कन्फिग्रेशन कायरल कार्बन के अबाउट सेम आता है, पहला केस क्या बनेगा कि कन्फिग्रेशन अबाउट डिफरेंट कायरल कार्बन्स in two given structures are same. Okay, इसका ये मतलब हुआ कि let us suppose हमारे पास दो गिवन स्ट्रक्चर्स है किसी मॉलिक्यूल के और उनमें दो दो कायरल कार्बन्स है। तो इसको हम लोग कार्बन स्केलेटन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, और लेट अस सपोज कि जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है उसके टॉप कार्बन पे कन्फिग्रेशन आया आर और बॉटम कार्बन पे कन्फिग्रेशन आया एस। ठीक है, और सेम कन्फिग्रेशन हमें राइट वाले स्ट्रक्चर में भी टॉप और बॉटम कार्बन पे मिला, आर और एस। अब ये सेम कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर टॉप कार्बन को हम लोग दोनों में कंपेयर करें तो टॉप कार्बन से जुड़े हुए बाकी के तीन ग्रुप्स का जो रिलेटिव पोजीशन है वो दोनों में ही सेम है। ओके, क्योंकि कन्फिग्रेशन सेम आ रहा है। और इस तरह से हर जगह कन्फिग्रेशन सेम आने पे हर एक ग्रुप का आपस में रिलेटिव पोजीशन जो है वो सेम है। और इसीलिए हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कन्फिग्रेशन अलग अलग कायरल कार्बन पे दो गिवन स्ट्रक्चर्स में सेम आता है तो वो दोनों ही स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूल यानी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और पता करते हैं कि इनैंशियोमर कब बनेगा। किसी भी दो स्ट्रक्चर्स को इनैंशियोमर होने के लिए ये कंडीशन चाहिए कि configuration about different chiral carbons in both given structure should be opposite. Okay, अगर configuration अलग अलग कार्बन्स के बीच में opposite आता है तो वैसा स्ट्रक्चर इनएंशियोमर कहलाएगा। अगेन हम लोग फिर से उसी तरह का कार्बन स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं having two chiral carbons। और लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में जो दो कार्बन्स है कायरल उनके अबाउट कन्फिग्रेशन आया आर और एस और राइट वाले में जो दो कायरल कार्बन है उनके अबाउट कन्फिग्रेशन आया एस और आर। ओके, तो आर और एस आपस में मिरर इमेजेस होते हैं, है ना। और इस वजह से जो कन्फिग्रेशन होगा वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है दोनों ही कायरल कार्बन्स पे। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होने वाला है और इसीलिए हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर्स को इनैंशियोमर बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कोई इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं तो वो मेसोमर हो जाएगा। अदरवाइज अगर कन्फिग्रेशन ऑपोजिट है अलग अलग कायरल कार्बन्स पे तो वो दोनों ही स्ट्रक्चर इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। एंड फाइनली अगर कन्फिग्रेशन अबाउट सम कायरल सेंटर सेम आता है और बाकी कायरल सेंटर में कुछ और आता है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपस में डायस्टेरियोमर्स है। ओके, क्योंकि अगर कन्फिग्रेशन किसी कार्बन एटम पे सेम आया किसी दूसरे पे कुछ और आया, इसका ये मतलब है कि वो आपस में मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं। और अगर दो स्ट्रक्चर मिरर इमेज नहीं होते हैं तो उनको हम लोग डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। ओके, तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग जो गिवन क्वेश्चन है उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हर एक कायरल कार्बन पे उनके कन्फिग्रेशन असाइन करना है। तो सीखते हैं कि वो कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं। किसी भी गिवन कायरल कार्बन के अबाउट कन्फिग्रेशन असाइन करने के लिए हम लोग CIP रूल्स फॉलो करते हैं। CIP रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इस गिवन डी इरिथ्रोज के फिशर प्रोजेक्शन में दो कायरल कार्बन के अबाउट कन्फिग्रेशन असाइन करें तो वो कुछ यूं होगा कि जो कार्बन ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क्ड है उसके अबाउट चार अलग अलग ग्रुप्स है
तो इन चारों को हम लोग CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी असाइन करेंगे, जिसमें OH को टॉप प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो इन सभी में से सबसे अधिक है। फिर CHO ग्रुप को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसको अगर ओपन करे तो दो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ेगा। उसी तरह से जो ऑरेंज कार्बन है इसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगा और फाइनल फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगा इस हाइड्रोजन को। चारों ग्रुप्स को एक बार प्रायोरिटी असाइन होने के बाद हमें ये इंश्योर करना है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमसे दूर जाना चाहिए। इसका ये मतलब है कि फिशर प्रोजेक्शन पे उसका पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए, लेकिन ये पोजीशन यहाँ पे वर्टिकल लाइन में है। तो कोई बात नहीं, ग्रीन कलर में जो भी कन्फिग्रेशन आएगा CIP रूल को फॉलो करते हुए उसका हम लोग ऑपोजिट लिख देंगे तो हमें करेक्ट कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे प्रायोरिटी नंबर 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ। अगर ये आर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और साथ ही साथ कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमसे दूर जाना चाहिए, तो कन्फिग्रेशन हम लोग S असाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारी तरफ ही आ रहा है, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन S होता तब जब हाइड्रोजन का पोजीशन वर्टिकल लाइन पे होता। लेकिन यहाँ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो हम लोग इसका कन्फिग्रेशन को रिवर्स कर देंगे। तो एक्चुअल कन्फिग्रेशन ग्रीन मार्क्ड कार्बन पे है R। उसी तरह से अगर ऑरेंज मार्क्ड कार्बन पे हम लोग प्रायोरिटी असाइन करके फिर से हम लोग सेम रूल को फॉलो करें तो यहाँ पे भी ये जो आर्क ओवरऑल ड्रॉ हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो कन्फिग्रेशन होना चाहिए S। लेकिन अगेन जो हमारा हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन पे ना हो करके हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसलिए यहाँ पे भी हमें कन्फिग्रेशन को चेंज करना होगा और जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगा वो होगा R। ठीक है, तो जो गिवन फिशर प्रोजेक्शन है हमारा क्वेश्चन में उसके अबाउट जो दो कार्बन एटम्स दिए हुए हैं दोनों में ही हमारा कन्फिग्रेशन आ रहा है R और R। अब हम लोगों को सारे ऑप्शंस में भी ये कन्फिग्रेशन चेक करना है, जिनमें ये कन्फिग्रेशन सेम आया यानी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, अगर बिल्कुल अपोजिट आया तो इनैंशियोमर है, और एक में सेम आया दूसरे में अपोजिट आया तो डायस्टीरियोमर होगा। ओके, so let us go ahead and finally solve this problem। जिस तरह से हम लोगों ने डी इरिथ्रोस के दो कायरल कार्बन के अबाउट कन्फिग्रेशन असाइन किया, उसी तरह से हम लोग जो गिवन ऑप्शंस है PQRS इनमें भी कायरल कार्बन के अबाउट कन्फिग्रेशन असाइन कर सकते हैं। और अब हमारा ये काम है कि इन कन्फिग्रेशन को कंपेयर करके देखना और ये पता लगाना कि उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो डी इरिथ्रोज में हमारा जो कन्फिग्रेशन आया वो आया R और R। और अगर हम लोग ऑप्शन P में देखें तो यहाँ पे भी दोनों ही कार्बन के अबाउट जो कन्फिग्रेशन है वो है R और R। इसका मतलब डी इरिथ्रोज और P आपस में आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कन्फिग्रेशन को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि दो गिवन स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशनशिप है। उसी तरह से अगर क्यू में देखें तो कन्फिग्रेशन आया एस और आर, यानी ये एक जगह डिफरेंट है। पहले कार्बन एटम पे डी इरिथ्रोज में था आर, लेकिन यहाँ पे है एस, जबकि दूसरे में दोनों पे ही आर और आर है। तो ये डिफरेंट है ना ही ऑपोजिट है, यानी क्यू जो है वो डी इरिथ्रोज का डायास्टीरियोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगर हम लोग आर को भी कंपेयर करें डी इरिथ्रोज से तो यहाँ पे भी जो कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट है, यानी आर भी डायास्टीरियोमर है। जबकि अगर एस को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है वो हर एक कायरल कार्बन पे ऑपोजिट है। वहां पे था आर और आर, यहाँ पे है एस और एस, और इसीलिए जो एस रिप्रेजेंटेशन है वो डी इरिथ्रोज का इन एंशियोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑप्शन में कैसे मैच करके हम लोग
करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। तो P और D इरिथ्रोज आपस में आइडेंटिकल है, यानी P का करेक्ट मैचिंग पेयर है 2। Q और R डी इरिथ्रोज के डायस्टेरियोमर्स है, यानी दोनों का करेक्ट मैचिंग पेयर है 1। और जबकि S डी इरिथ्रोज का एनेंशियोमर है, जिसका करेक्ट मैचिंग पेयर होगा 3। और अब हमें ऑप्शन में ये चेक करना है कि ये मैचिंग पेयर किसमें मेंशन किए हुए हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें तो एग्जैक्टली यही मैचिंग पेयर है 2113, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि इस लेक्चर ने आपको हेल्प किया होगा समझने में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में जो रिलेशनशिप्स होता है उनके बीच में, और इनसे हम लोग कैसे पता करें कि आइसोमेरिज्म कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इस वीडियो में जो एक बात रह गया है वो है सीआईपी रूल्स का डिटेल। ओके, हम लोगों ने उन रूल्स को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बस उसको थोड़ा सा एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। तो उस टॉपिक में भी हम बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए टॉपिक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। So thank you so much for watching once again, and see you in the next video.